हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत के अंदर गुलाम वंश को पढ़ रहे थे और इस गुलाम वंश के अंदर हमने यानी कि इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और कुतुबुद्दीन ऐबक इनको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे। भाई बलबन कौन था, कहाँ से आया था, किसका गुलाम था, कौन इसको खरीद करके लेके आया था और पेपर के अंदर यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज हम इस वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एक बार आप वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक वाले बटन को दबा दीजिए ताकि हम वीडियो को क्या है शुरू कर सकें। ठीक है, आप देखिए यानी कि जो बलबन है, बलबन क्या था? बलबन एक गुलाम था। किसका गुलाम था, कहाँ से था? तो बलबन भी कहाँ से आता है भाई? ये इल्बरी का ही तुर्क माना जाता है, इल्बरी का ही तुर्क था। लेकिन बलबन ने ये नाम इसको बाद में दिया गया था। इसका जो प्राचीन नाम था ना, इसका जो यानी कि मूल नाम वो क्या था? इसका मूल नाम आता है यानी कि बहाउद्दीन और उलुग खां। दो उपनाम आते हैं इसके, दोनों ध्यान रखने हैं। देखो मैं दोबारा से बताती हूँ। बलबन है, बलबन, ठीक है। इसके टाइम की बात करें तो इसका आता है कब? 1266 से लेकर के और कहां तक का है भाई? 1287। ठीक है, कहाँ तक का है? 1287। किसी बुक में है ना आपको 65 भी मिल जाएगा भाई, क्योंकि 65 के अंदर क्या था यानी कि नसीरुद्दीन महमूद गुलाम वंश का ही शासक गद्दी पर बैठा हुआ था। ठीक है, और उसको अपदस्थ करके इसने क्या है गद्दी को हासिल किया था। उस टाइम पर जब नसीरुद्दीन 1265 में गद्दी पर था ना, तो उस टाइम क्या है, ये जो बलबन है ये नायब बना रखा था। किसने? नसीरुद्दीन ने। मतलब जो राजा होता है उससे नीचे का जो पद है वो नायब का पद होता है और उसके ऊपर कौन बैठा हुआ था? ये बलबन बैठा हुआ था। तो बलबन के नाम की बात करें ना तो इसके दो नाम आते हैं भाई। एक तो नाम क्या था इसका? बहाउद्दीन। ठीक है, क्या नाम है? बहाउद्दीन। और दूसरा इसका नाम आता है उलुग खां। वैसे बताया जाता है कि इसने उलुग खां की क्या है उपाधि धारण की थी, इस कारण से इसको उलुग खां बोला जाता है। अब बलबन है, बलबन कहाँ का था? बलबन भी इल्बरी का ही तुर्क है। ठीक है, कहाँ का है ये? इल्बरी का तुर्क। ये सामान्य क्या थे? मतलब सामान्य गुलाम थे और सामान्य गुलाम होने के कारण से ही क्या है यानी कि इनके टाइम पीरियड की बात करें ना तो वो क्या आता है, मतलब उस टाइम पर क्या है ये गुलाम थे। लेकिन क्या था, मंगोलों ने इसको क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। किसको? बलबन को। मंगोलों ने जब बंदी बना लिया ना, कब, कहाँ की बातें ये सारी? ये इल्बरी यानी कि भारत में आने से पहले की बातें हैं भाई। मंगोली उस टाइम पर जब मोहम्मद गोरी भारत में आया था उस टाइम से संबंधित, उसी टाइम से रिलेटेड सारी बातें हैं। तो देखिए बलबन है, बलबन कहाँ का? इल्बरी का एक तुर्क है, ये गुलाम है। और जब ये गुलाम था, वैसे तो पहले गुलाम नहीं था लेकिन बाद में क्या है ये गुलाम बन गया था। क्या किया मंगोलों ने? इसको क्या कर लिया? बंदी बना लिया। और बंदी बनाया ना मंगोलियों ने, तो इस मंगोलियों से किसने खरीद लिया? एक तुर्की शासक ने ही खरीद लिया। और उस तुर्की शासक का नाम क्या आता है? जलालुद्दीन बसरी। जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन बसरी। इस जलालुद्दीन बसरी ने किससे खरीदा? मंगोलों से खरीदा। और मंगोलों से खरीदने के बाद इसको किसने, इससे है ना, इससे किसने खरीद लिया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, किसने खरीदा? इल्तुतमिश ने खरीद लिया। कब? 1232 की बातें हैं ये। 1232 के आसपास क्या है इसको क्या है खरीदा गया था। एक बार दोबारा देखिए, बलबन है, बलबन के दो नाम आते हैं। इसका मूल नाम क्या है? बहाउद्दीन। ठीक है, क्या नाम है? बहाउद्दीन। लेकिन इसको उलुग खां भी कहा जाता है। बताया जाता है कि इसने उलुग खां की क्या करी थी? उपाधि धारण की थी। वैसे बलबन ने एक उपाधि और धारण की थी। कौन सी? गयासुद्दीन। ठीक है, गयासुद्दीन की क्या है इसने उपाधि धारण की थी और यही उपाधि धारण करके क्या है ये गद्दी के ऊपर बैठा था। अच्छा, ये जो कहाँ का था? इल्बरी का तुर्क था। इसको क्या कर लिया? बंदी बनाया। किसने? मंगोलों ने। ठीक है, मंगोलों ने बंदी बनाने के बाद इस मंगोलों ने इसको किसको बेच दिया? जलालुद्दीन बसरी को बेच दिया। और जलालुद्दीन बसरी ने इसको किसे बेच दिया? इल्तुतमिश को बेच दिया। ठीक है, किसको बेचा? इल्तुतमिश को। यानी कि 1232 के अंदर है ना ये, मतलब खरीद के लाया था ना इल्तुतमिश इस व्यक्ति से। कब? 1232 में। और 1232 में क्या हुआ था? ग्वालियर विद्रोह हुआ था। और उस ग्वालियर विद्रोह को दबाने के लिए जब ये इल्तुतमिश गया ना, तो उस टाइम
टाइम पर खरीद करके लेके आया था, किसको, बलबन को। तो ये ध्यान रखना, जैसे ही ये खरीद करके लेके आया तो इसको मतलब इसकी बातें वो सारा बहुत अच्छा लगा, इसका यानी कि व्यवहार बहुत अच्छा था। इस कारण से इसने अपने पद में, अपने यानी कि दरबार में आकर के इसको क्या बना दिया, खासदार बना दिया। ठीक है, यानी कि अपना अंगरक्षक, अंगरक्षक जो होते हैं ना उनका प्रधान बना दिया, किसको, बलबन को। किसने बनाया, इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब यहाँ तो ये खासदार रहा इल्तुतमिश के शासनकाल में, ये यहाँ इल्तुतमिश के शासनकाल से ही चला रहा है और कहाँ तक रहेगा, 1265 में नसीरुद्दीन महमूद बनेगा, गद्दी पर बैठेगा, उसके टाइम तक क्या है ये, यानी कि गुलाम वंश के अंदर ही रहेगा भाई, चालीसा दल का सदस्य। अब यहाँ तो इसको खासदार की उपाधि दे दी, लेकिन आगे जाकर के जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, मरने के बाद गद्दी पर कौन बैठी, इसकी बेटी बैठी, तो रजिया सुल्तान ने भी इसको क्या है, यानी कि एक उपाधि या एक पद प्रदान किया था। तो वो कौन सा दिया था, आमूर ए शिकार। ठीक है, रजिया सुल्तान ने बलबन को कौन सा पद प्रदान किया, आमूर ए शिकार का प्रदान, ये पद प्रदान किया था। फिर आगे जाकर के रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई, मरने के बाद गद्दी पर कौन, उसका भाई बहराम शाह बैठा, तो बहराम शाह ने भी इसको एक उपाधि दी थी। ठीक है, और बहराम शाह ने उपाधि तो क्या, इसको एक पद प्रदान किया था, और वो कौन सा पद मिला था इसको, आमूर ए आखुर। ये पेपर में पूछे जाते हैं भाई, कौन सा, किसके द्वारा इसको पद प्रदान किया गया था। तो आमूर ए शिकार पद तो दिया था किसने, रजिया ने। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, रजिया के द्वारा। और आमूर ए शिकार, आमूर ए आखुर जो दिया है ना, ये पद किसके द्वारा दिया गया है भाई, ये है बहराम शाह के द्वारा, बहराम शाह। ठीक है, इसके द्वारा ये पद दिया गया। और खासदार किसने बनाया था इसको, इल्तुतमिश ने बनाया था। आगे जाकर के क्या है, नसीरुद्दीन के शासनकाल के अंदर, और ये क्या बन गया, नायब बन गया। और नायब बनने के बाद फिर क्या है, नसीरुद्दीन को पद से हटा करके क्या है, ये गद्दी पर बैठ गया। कब, 1266 के अंदर। तो ये इसकी पीछे की बातें ध्यान रखनी है, किससे संबंधित है, बलबन से संबंधित है। अब बलबन जैसे ही 1266 के अंदर गद्दी पर बैठा था ना, उस टाइम पर इसके सामने मतलब समस्याएं तो पहले से ही थी भाई दिल्ली सल्तनत के अंदर, यानी कि जब से ये उस जो यानी कि इल्तुतमिश के शासनकाल से चला आ रहा था, तो इसको पता था कि कहाँ पर क्या समस्या है और कौन सी समस्या का समाधान करना है। जैसे ही ये क्या है 1266 में गद्दी के ऊपर बैठा, तो इसने सबसे पहले क्या है कि जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। इसके सामने दो प्रकार की समस्याएं थी, बलबन के सामने दो जो समस्याएं थी, वो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। इसके एक तो है क्या भाई, यानी कि बाह्य आक्रमण होते हैं इसके टाइम पीरियड में। सबसे ज्यादा जो बाह्य आक्रमण किए थे ना, वो बाह्य आक्रमण करने वाले कौन थे यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा मंगोलों ने क्या है यहाँ आक्रमण किए थे भाई। देखिए मंगोल आक्रमण है ना, गुप्त काल से पीछे प्राचीन इतिहास के अंदर से ही मंगोल क्या है, भारत के ऊपर आक्रमण करते आ रहे हैं। और यहाँ दिल्ली सल्तनत के अंदर भी मंगोलों के क्या हो रहे हैं, काफी आक्रमण हो रहे हैं। तो बलबन के टाइम पर क्या है, दो मुख्य क्या थे, समस्याएं थी। एक तो बाह्य समस्या थी, ठीक है, और दूसरी कौन सी आती है इसके सामने, आंतरिक समस्या। बाह्य समस्या और आंतरिक समस्या। अब आंतरिक समस्या इसके सामने कौन सी थी, बाह्य समस्या इसकी कौन सी थी। बाह्य समस्या में तो था क्या, मंगोलों का आक्रमण। ठीक है, कौन से, मंगोलों ने क्या है आक्रमण कर रखे थे, या आक्रमण कर रहे थे बहुत ज्यादा, हमारे दिल्ली के ऊपर क्या है अधिकार करना चाहता थे। इस कारण से क्या है बार बार भारत के ऊपर क्या है आक्रमण कर रहे थे। तो ये समस्या इसके सामने थी। और आंतरिक समस्याओं में क्या है, आंतरिक समस्याएं इसके सामने तीन थी भाई। तीन कौन कौन सी थी, एक तो क्या थी, यानी कि जो हरियाणा के अंदर मेवात वाला क्षेत्र आता है ना, वहां पर क्या है कि मेवाती जो लुटेरे थे वो यानी कि काफी धन वगैरह जो क्या मतलब व्यापार वगैरह करते थे, तो उस व्यापारियों को क्या है लूट लेते थे। एक तो ये समस्या मेवात वाली थी। ठीक है, दूसरी समस्या क्या थी कि बंगाल के अंदर, ठीक है ना, बंगाल की यानी कि वहां की शासन व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी। और तीसरी इसके सामने क्या थी आंतरिक समस्या, मतलब ये जो बलबन है, बलबन
अपना खुद का जो औचित्य है, यानी कि खुद के जो औचित्य को क्या करना चाहता था, ऊंचा उठाना चाहता था। क्या है कि जैसे ही मतलब इसको पद तो बहुत बड़े प्राप्त हुए थे, लेकिन कोई भी क्या है इसका सम्मान नहीं करता था। इस कारण से ये क्या इस कारण से है ना, ये बार बार ये सोचता था कि मैं किस प्रकार से इन जो अन्य जो गुलाम शासक हैं या अन्य जो व्यक्ति हैं ना, इनसे किस प्रकार से अपने आप को ऊंचा करके दिखाऊं, या ऐसा कौन सा कार्य करूं जिसके कारण से ये मेरे को मतलब खलीफा को मान ले, या खुद को ही क्या है कि सर्वोपरि मान ले, मेरे नियमों के अनुसार ही क्या है ये कार्य करे। तो ये तीन क्या है इसके सामने आंतरिक समस्याएं थी। अब भाई ये जो समस्या थी ना मंगोलों के आक्रमण वाली, देखिए मैं एक बार आपको बताती हूँ मंगोलों वाला कौन सा एरिया था, कहां पर आक्रमण करते थे। उत्तरी जो भारत है ना, ये उत्तरी भारत के अंदर यानी कि सारा ही कौन सा था, दिल्ली सल्तनत के अधीन आता है भाई। ये सारा भाग किसके अधीन था, दिल्ली सल्तनत के। और जो अब वर्तमान में पाकिस्तान वाला भाग है ना, ये देखिए ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये सारा भाग किस में था, दिल्ली सल्तनत में था। और यहाँ क्या है, यहाँ मुल्तान वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ कौन सा भाग आता है, मुल्तान का, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर है ना क्या था, यानी कि इस भाग से क्या है कि मंगोली भारत के ऊपर क्या कर रहे थे, आक्रमण करते थे। इस कारण से बलबन ने जैसे ही 1266 में ये गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले इस मंगोली आक्रमण को रोका। किस प्रकार से रोका था इसने, यानी कि यहाँ है ना ये वाले जो भाग था, इस भाग के अंदर इसने क्या किया, एक सबसे ऊंची दीवार बनवा दी, ठीक है, मतलब बहुत मजबूत दीवार बनवा दी, और सेना को भी यहाँ पर क्या है खड़ा कर दिया था। इसने यहाँ पर अपना बेटा, इसका बड़ा बेटा है, और उस बड़े बेटे का नाम है मोहम्मद खां, ठीक है, मोहम्मद खां। इस मोहम्मद खां को क्या कर दिया, इस पूरे एरिया का अधिकारी बना दिया, ठीक है। अब किसी कारण से क्या है कि मोहम्मद खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। मरने के बाद इसने क्या किया, इसी एरिया में अपना छोटा बेटा, ठीक है, और छोटे बेटे का नाम है बुगरा खां, और बुगरा खां को क्या कर दिया इसने, यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है, यहाँ का अधिकारी बना दिया। एक चीज और देखना है, यानी कि अमीर खुसरो आता है और हसीन दहली आते हैं, जो दरबारी कवि माने जाते हैं, किसके दरबार में, बलबन के में। लेकिन वो है ना बलबन के दरबार में भी रहे थे भी, लेकिन इन्होंने अपने साहित्य की रचना करनी शुरू की थी ना, वो किसके शासन काल से, कहां से शुरू की थी, वो मोहम्मद खां, इस एरिया के अंदर मोहम्मद खां के टाइम से क्या है इन्होंने शुरू की थी। तो सीधा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि अमीर खुसरो है किसका दरबारी कवि था, तो दरबारी कवि तो आता है किसका, ये बलबन का आता है। लेकिन इससे पहले इसने रचनाएं शुरू कर दी थी किसके समय के अंदर, मोहम्मद खां के समय में, यहां से ही, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी मृत्यु हो गई, मरने के बाद ये कौन बैठा दिया, यहाँ पर बुगरा खां को क्या है अधिकारी बना दिया। अब यहां से फिर क्या है, ये वाला क्षेत्र छोड़ करके इसको कहां का, यहाँ का शासक बना देगा। और यहाँ जो इसकी मुख्य दूसरी जो समस्या थी वो कौन सी, बंगाल का विद्रोह। अब देखिए बंगाल के विद्रोह के अंदर क्या है, यहाँ जो बंगाल का विद्रोह था ना, ये बंगाल के अंदर क्या है, इसने एक इक्तादार बना रखा था, और इस इक्तादार का नाम था तुगरीन खां, ठीक है। क्या नाम था भाई उसका, तुगरीन खां नाम था। और इस तुगरीन खां ने क्या किया, तुगरीन खां ने अपने आप को शासक घोषित कर लिया, कहाँ का, बंगाल का। किस प्रकार से किया था इसने अपना शासक घोषित, देखिए, यानी कि ये जो भाग है, अब ये वाला एरिया है दिल्ली सल्तनत वाला, ठीक है, और ये वाला भाग है कौन सा, बंगाल वाला। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की क्या है, इस बंगाल वाले एरिया की क्या है कि दूरी ज्यादा हो जाती थी। मतलब ये जो भी राजा दिल्ली की गद्दी पर बैठता था ना, वो क्या है कि इसकी देखरेख नहीं कर पाता था। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा दूरी होने की वजह से, इस कारण से इसको अलग से क्या है यहाँ का इक्तादार बना रखा था। अब ज्यादा दूरी होने के कारण से क्या इसका फायदा उठाया किसने, तुगरीन खां ने। तुगरीन खां ने क्या किया, तुगरीन खां ने है ना मतलब एक विद्रोह कर दिया, और विद्रोह किसके खिलाफ ने कर दिया, बलबन के खिलाफ में, दिल्ली के खिलाफ में कर दिया। किस प्रकार से किया था, इसने है ना खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, और फिर क्या है इसने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। 1779 के अंदर है ना इसने क्या किया, अपने यानी कि बेटे को भेजा कहाँ पर, बंगाल के अंदर। और एक और शासक आता है, एक और इक्तादार आता है, उसका नाम है अमीन खां, ठीक है। और उस अमीन खां को भी किसको दबाने के लिए, इस बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए
भेजा था, लेकिन वो भी क्या नहीं हो पाया, उस विद्रोह को दबा नहीं पाया था। फिर क्या है, यानी कि क्या किया इसने, तुगरिन खां को बंदी बना करके और इसको जिंदा क्या कर दिया, यानी कि एक किले के सामने क्या है लटका दिया था। तो इतनी कड़ी सजा दी थी किसको, तुगरिन खां को। तो ये ध्यान रखना। फिर आगे जा करके इसने क्या किया, अपने छोटे बेटे को क्या कर दिया, यहाँ इक्तादार बना दिया, ठीक है। और फिर उसके दिमाग में भी एक बात अच्छे से, यानी कि भय भी पैदा कर दिया था अपने बेटे के भी, कि भाई यहाँ पर कोई भी राजा बनेगा या फिर शासक बनेगा या इक्तादार बनेगा ना, उसको वही नियम और कानून मानने पड़ेंगे जो यहाँ पर चलते हैं। दिल्ली के अंदर जो भी नियम बनाए जाएंगे उसी के अधीन रह करके क्या है यहाँ का कार्य होगा। तो इस कारण से, यानी कि इसने अगर इसकी देखरेख में, इस कारण से क्या है, इसने क्या किया था, यहाँ पर विद्रोह किया था, ठीक है। आप देखिए आगे जा करके दिल्ली, इसने जो बलबन था ना, बलबन ने क्या किया, बलबन ने न्याय व्यवस्था भी बहुत अच्छी करी थी भाई, लेकिन अपना औचित्य स्थापित करने के लिए इसने क्या किया, यानी कि एक नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी इसने, सिजदा और पोबोस, ठीक है, सिजदा एवं पोबोस की नीति अपनाने वाला क्या है ये सिजदा एवं पोबोस, मतलब क्या है, मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, क्या कि ये खुद भी क्या था, मतलब तुर्कान चहलगान का ही सदस्य था, लेकिन इसने क्या किया, यानी कि तुर्कान चहलगान वाले जो सदस्य थे ना, वो इसको क्या नहीं मानते थे, इसको अपने सम्मान मानते थे, इसको ऊंचा नहीं समझते थे। जैसे ये गद्दी पर बैठ गया तो भी इसको शासक नहीं समझते थे। इस कारण से अपना औचित्य ऊंचा करने के लिए इसने क्या किया, एक नीति अपनाई। कौन सी, सिजदा एवं पोबोस। इसने कहा, जैसे ही ये 1266 में गद्दी पर बैठा है ना, इसने सबसे पहले क्या कहा, अपनी जनता को क्या कहा कि आप मतलब राजा को प्रणाम करो, किस तरह से घुटनों के बल झुक करके प्रणाम करो और इसके चरणों को क्या है, यानी कि स्पर्श करो और उसको चूमो। ये नीति अपनाई थी किसने, ये बलबन के द्वारा भाई, ठीक है। अब यहाँ इसने तुगरिन खान को क्या है, इसकी हत्या की थी ना, और दूसरा क्या है, इसने मेवातियों का मतलब जो दमन किया था 1267 के अंदर, ठीक है। 1267 में जब मेवातियों का इसने दमन किया था ना, उस टाइम पर भी इसने क्या है, एक नीति, मतलब उनके खिलाफ में कट्टर शासक की तरह इसने बुरा व्यवहार किया था। किसके खिलाफ में, बंगाल वाला भी और कहा मेवातियों वाला भी। मेवातियों के यानी कि जो मतलब लुटेरे थे उनको क्या करने, उनको वो क्या थे भाई, मेवात के अंदर बहुत सारे जंगल थे और उन जंगलों को क्या कर दिया इसने, जैसे ही गद्दी पर बैठा पहले उनको कटवाया और फिर क्या है, यानी कि जो भी लुटेरे थे उन सभी लुटेरों को बंदी बना करके, जो इनकी चमड़ी होती है ना उसको मतलब खोल करके उसके अंदर जो भी ये घास या भूसा वगैरह होता है वो उसकी खाल के अंदर क्या है डलवा दिया था। इतना कट्टर शासक था क्या, बलबन। वैसे तो कट्टर था भी नहीं भी, क्यों, क्योंकि क्या है, ये क्या करते थे, जो भी व्यापार करते थे, जो भी धन दौलत जो भेजी जाती थी उनको क्या है ये लूट लेते थे। इस कारण से अपने साम्राज्य के मतलब क्या ना हो कि कोई भी यानी कि संपत्ति को विनाश ना हो, या फिर अपने राज्य का सही तरीके से यानी कि स्थापित करने के लिए इसने क्या है इस तरह के कार्य किए थे। लेकिन वैसे क्या ये नहीं था, कट्टर नहीं था, लेकिन क्या था, यानी कि जो भी इसके सामने जो राजा की बात नहीं मानता था और जो इसको अनुचित लगता था उसके लिए क्या था, ये कट्टर था। तो इन दोनों के, बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए और मेवात के विद्रोह को दबाने के लिए इसने क्या किया था, एक नीति अपनाई थी। कौन सी, लौह एवं रक्त, ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति किस शासक के द्वारा अपनाई गई थी, तो वो भी अपनाई थी किसने, बलबन ने, ठीक है। किसके द्वारा अपनाई गई थी, ये बलबन के द्वारा ही अपनाई गई थी भाई। अब देखो ये 1266 में गद्दी पर बैठा था ना, 1266 से पहले गद्दी पर कौन था, नसीरुद्दीन था भाई, ठीक है। कौन थे, नसीरुद्दीन महमूद। ये नसीरुद्दीन महमूद क्या है, ये है ना मतलब क्या था, टोपी सिलने का कार्य करता था और टोपी सिलता था, और जैसे राजा बन गया था, गद्दी पर बैठा दिया था इसको, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, मतलब अपना सारा कार्यभार था ना जो भी राजा का, वो सारा नायब को सौंप दिया, बलबन को, और क्या करता, अब भी वो टोपी बनाने का ही कार्य करता था। इस कारण से गद्दी हासिल हो गई किसको, बलबन को, यानी कि उस नसीरुद्दीन की कमजोरी का फायदा उठा करके क्या है ये गद्दी के ऊपर बैठा था। आगे जाकर के कब भाई, 1200
1287 के अंदर इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और फिर क्या है, यानी कि जो भी गुलाम वंश था ये धीरे धीरे कमजोर बनता गया, और इसका जो अंतिम शासक माना जाता है गुलाम वंश का वो केकू का बाद आता है भाई। और इसके बाद इसने क्या किया था, दिल्ली के अंदर है ना एक लाल, यमुना नदी के किनारे एक लाल किला बनवाया था, ठीक है। और उस लाल किले के अंदर क्या है, आगे जा करके अभी जो वंश आएगा खिलजी वंश, और उसका जो शासक है यानी कि स्थापना करने वाला जलालुद्दीन खिलजी, उसने क्या किया था, यानी कि 1290 में जब वो गद्दी पर बैठा तो इसी लाल किले के अंदर उसने अपना क्या है, राज्य अभिषेक करवाया था। तो जलालुद्दीन खिलजी या खिलजी वंश के बारे में कल अच्छे से वीडियो के अंदर क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।